नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 11 नवंबर 2025 है और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली हाई कोर्ट का ना एक जजमेंट आया है। कॉलेजेस जो अटेंडेंस संबंधित क्राइटेरिया रख देते हैं ना कि इतनी अटेंडेंस होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल 70% एग्जामिनेशन देने के लिए, अदरवाइज आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, आपका 1 साल खराब। सुशांत रोहिला नाम का एक स्टूडेंट जिसके साथ में ऐसा ही हुआ, उसने सुसाइड कर लिया। तो अब दिल्ली हाई कोर्ट का ना एक इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है अटेंडेंस संबंधित क्राइटेरियाज के ऊपर। सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे इंडिया भूटान रिलेशन से संबंधित आर्टिकल को। K4 किंग 4 जो है उनका 70वां जन्म दिवस है, उनका क्या रोल रहा इंडिया भूटान रिलेशंस में, अब कैसे हैं रिलेशन, सब डिस्कस करेंगे। फिर साउथ एशिया क्या चाहता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 30वीं एनुअल कॉन्फ्रेंस से ब्राजील में होने वाली है ये 30वीं एनुअल कॉन्फ्रेंस, और साउथ एशिया की क्या डिमांड्स हैं, तो ये भी डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, लॉ स्कूल्स में अटेंडेंस के क्राइटेरिया से संबंधित हाईकोर्ट की जजमेंट के बारे में है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरू में देखो आप बैकग्राउंड जान लीजिए, पूरे इशू का जो बैकग्राउंड है वो क्या है। देखो बात है 2016 की, आप एक नाम याद रखिएगा, सुशांत रोहिला। बात 2016 की है। सुशांत रोहिला नाम का एक लॉ स्टूडेंट, 21 साल उम्र, सिर्फ आप ही की तरह उसके भी सपने थे, लेकिन देखो उसे ना अपने सेमेस्टर एग्जाम में बैठने से रोक दिया गया। वजह अटेंडेंस की शॉर्टेज। यूनिवर्सिटी के जो रूल्स थे काफी रिजिड थे कि आपकी अटेंडेंस 70% से कम है, आप एग्जाम नहीं दे सकते। तो देखो उस स्टूडेंट ने ना बहुत रिक्वेस्ट की, मेडिकल ग्राउंड्स दिए, लेकिन सिस्टम ने ना सिस्टम की तरह काम किया। सिस्टम आपको पता है कैसे काम करता है, बिल्कुल मैकेनिकल मशीन की तरह, बिना किसी एम्पैथी के। तो ना सिस्टम ने साफ मना कर दिया, 70% से कम अटेंडेंस नहीं बैठने दिया जाएगा। तो ना उसका 1 साल खराब हो गया। इस प्रेशर में ना उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया। ये देखो सिर्फ एक स्टूडेंट की मौत नहीं थी, ये सिस्टम की फेलियर थी। जब ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट के पास में पहुंचा ना, तो कोर्ट ने ये बोला, नहीं, हम इस केस को सिर्फ एक केस की तरह बंद नहीं कर सकते। कोर्ट ने ना इसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जनहित याचिका में बदल दिया। कोर्ट ने कहा कि ये जो मामला है ये सिर्फ सुशांत रोहिला से संबंधित नहीं है, ये सभी स्टूडेंट्स से संबंधित है। समझ गए? सवाल ये नहीं था कि स्टूडेंट ने क्या किया, सवाल ये था कि यूनिवर्सिटी ने क्या किया। सवाल ये था कि एकेडमिक ऑटोनमी, क्या यूनिवर्सिटी के रूल्स, क्या वो संविधान से भी ऊपर हैं? तो ये क्वेश्चंस कोर्ट ने रेज किए। तो हाईकोर्ट के सामने कोर इशू क्या था, आप ध्यान से समझिए। हाईकोर्ट के सामने कोर्ट इशू ये था, देखो हमें ना अटेंडेंस रूल से प्रॉब्लम नहीं है। अटेंडेंस का क्राइटेरिया रखना हर कॉलेज रखता है, इसमें क्या दिक्कत है, लेकिन उस क्राइटेरिया को इन्फोर्स करना, उसे लागू करने के तरीके से हमें प्रॉब्लम है, यह दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला। हो क्या रहा था, यूनिवर्सिटीज देखो अटेंडेंस कम होते ही मैकेनिकली बिना सोचे समझे स्टूडेंट्स को डिबार कर रही थी, एग्जाम लेने से रोक रही थी। स्टूडेंट्स को कोई वार्निंग नहीं दी जाती, स्टूडेंट्स की काउंसलिंग नहीं हो रही थी, और ना ही यह पूछा जा रहा था कि बेटा प्रॉब्लम क्या है, आप क्यों नहीं कॉलेज अटेंड कर रहे हो। बस बिना सोचे समझे, बिना मेडिकल इश्यूज जाने, बिना स्टूडेंट की बात सुने, बिना स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ जाने, उसे एग्जाम देने से रोक दिया जाता था। ये हो रहा था। और यहीं पर देखो एंट्री होती है संविधान के 2 सबसे बड़े पिलर्स की। पहला पिलर क्या है? पहला पिलर है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 आप सबको पता है, इक्वेलिटी बिफोर लॉ है, आप पॉलिटी में पढ़ते हो। लेकिन देखो इसका ना एक बहुत गहरा मतलब भी है, जो देखो एक केस से भी निकल के आया, जिस केस का नाम था ईपी रोयप्पा। ये केस का नाम था ईपी रोयप्पा। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ना आर्टिकल 14 को थोड़ा इंटरप्रेट किया इस ईपी रोयप्पा केस में। इस केस में क्या निकल के आया? इस केस में निकल के आया नॉन आर्बिट्ररीनेस। क्या निकल के आया? नॉन आर्बिट्ररीनेस। क्या मतलब है इस चीज का? इस चीज का मतलब देखो ये है, स्टेट यूनिवर्सिटीज भी स्टेट के अंदर ही आती हैं,
क्योंकि यूनिवर्सिटीज पब्लिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं, तो यूनिवर्सिटीज भी स्टेट है। तो इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला स्टेट कोई भी डिसीजन मनमाने ढंग से नहीं ले सकती। स्टेट जो भी डिसीजन ले रहे हैं ना, वो देखो रीजन्ड होने चाहिए, वो लॉजिक पे आधारित होने चाहिए, आर्बिट्ररी डिसीजन नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मनमाने ढंग से डिसीजन ले लिया गया। तो अब देखो, जब आप एक स्टूडेंट को बिना सुने, बिना वार्निंग दिए उसका पूरा साल बर्बाद कर देते हो, तो यह डिसीजन आर्बिट्ररी है। आपने मनमाने ढंग से डिसीजन लिया है, आपने उसकी बात भी नहीं सुनी है, तो यह आर्टिकल 14 का वायलेशन है। आर्टिकल 14 का वायलेशन है। पहली बात दिल्ली हाई कोर्ट ने यह बोली कि आर्टिकल 14 के अंदर आता है नॉन आर्बिट्ररीनेस, और यूनिवर्सिटी ने बिना स्टूडेंट की बात सुने जो किया है वो आर्टिकल 14 का वायलेशन है। फिर देखो एक और बात दिल्ली हाई कोर्ट ने बोली दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या है? आर्टिकल 21 आप सबको पता है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। ये देखो नीचे, आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। तो सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी केस में जो 1978 में कहा था कि लाइफ का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, इसका मतलब डिग्निटी के साथ में सांस लेना है, और डिग्निटी का हिस्सा है मेंटल वेलबींग। डिग्निटी के अंदर आप बताओ मेंटल वेलबींग आता है या नहीं आता है? आता है। मेंटल शांति डिग्निटी के साथ में आती है। तो आपको ना मेंटल पीस के साथ में, मेंटल वेलबींग के साथ में सांस लेना आपका अधिकार है आर्टिकल 21 के अंतर्गत। जब एक सिस्टम एक स्टूडेंट पे इतना प्रेशर डालता है कि उसे हेल्पलेस फील करवाता है, तो उसे देखो अपनी बात कहने का मौका भी नहीं दिया जाता है, तो वो उसकी डिग्निटी पे हमला है। ये आर्टिकल 21 का वायलेशन है। कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि स्टूडेंट वेलफेयर और उनका मेंटल हेल्थ ये आर्टिकल 21 के प्रोमिस का पार्ट है। तो ये दो पिलर्स संविधान के बड़े पिलर्स, इनका हवाला दिया दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी इस सुशांत रोहिला केस की जजमेंट में। दिल्ली हाईकोर्ट ने और भी बहुत सारी बातें बोली। तो देखो, आप फिर ये पूछोगे तो क्या कोर्ट ने सीधा सीधा बोला कि अब अटेंडेंस की जरूरत है ही नहीं? नहीं, ऐसा नहीं। कोर्ट ने देखो, क्योंकि ये लॉ यूनिवर्सिटी और लॉ स्टूडेंट से संबंधित मामला था, तो कोर्ट ने ना बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो इंडिया में लीगल एजुकेशन को रेगुलेट करती है, उसके रूल्स को तो अपहोल्ड किया कि चलो कोई बात नहीं, आपने जो रूल्स बनाए हैं वो ठीक है। बीसीआई का रूल नंबर 12 ये कहता है कि लॉ स्टूडेंट्स के लिए ना 70% अटेंडेंस जरूरी है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में, जैसे सीरियस मेडिकल इशू है, तो इस क्राइटेरिया को थोड़ा रिलैक्स किया जा सकता है, 65% तक लाया जा सकता है। कोर्ट ने ये बोला रूल ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन कोर्ट ने दो बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट्स किए। कोर्ट ने ये बोला, पहली चीज, ये रूल बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। 70% क्राइटेरिया अटेंडेंस का तभी एग्जाम लेने दिया जाएगा, रूल बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा बोला। फिर कोर्ट ने ना बार काउंसिल ऑफ इंडिया को यह भी बोला कि आप जरा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 उठा के देखिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 किसकी बात करती है? फ्लेक्सिबिलिटी की बात करती है। ये पॉलिसी लर्नर सेंट्रिक एजुकेशन की बात करती है। लेकिन आपका जो ये इतना स्ट्रिक्ट रूल है, वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की स्पिरिट के अगेंस्ट जाता है। यह बात सीधा सीधा दिल्ली हाईकोर्ट ने बोल दिया। तो कोर्ट ने ना यहां पे एक जरूरी कंसेप्ट दिया, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या कहता है? मतलब सजा जो है वो गुनाह के प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। सजा जो है वो गुनाह के प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आपने कूड़ा फेंक दिया सड़क पे, नहीं फेंकना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि कूड़ा फेंकने के जुर्म में आपको फांसी दे दी जाए। ये तो वो वाली बात हो जाएगी ना, गुनाह छोटा लेकिन सजा बहुत ज्यादा। तो जितना गुनाह है उतनी ही सजा होनी चाहिए, उसी प्रपोर्शन में सजा होनी चाहिए। ये कोर्ट ने सीधा सीधा बोला। लेकिन देखो, मान लीजिए एक स्टूडेंट की अटेंडेंस सिर्फ 2% कम है, 70% नहीं है, 68% है, तो क्या उसे डिबार कर देना चाहिए? उसका पूरा साल बर्बाद कर देना ठीक है? क्या यह प्रोपोर्शनेट एक्शन है? कोर्ट ने बोला नो। मान लीजिए 70% का क्राइटेरिया है और 2% अटेंडेंस कम है, 2% कम के लिए उसे पूरा साल खराब कर देना, तो यह डिसप्रोपोर्शनेट एक्शन है, यह गलत है।
तो यहां पे ना नए नियम बनाए हैं, मतलब दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ एसओपीज जारी की हैं जो कि बहुत बढ़िया है। मुझे तो बहुत बढ़िया लगा ये जो दिल्ली हाई कोर्ट ने नई एसओपीज जारी की हैं। मैं आपको ना सिस्टमेटिक ढंग से पॉइंट वाइज फॉर्म में बता देता हूं जो दिल्ली हाई कोर्ट ने नए रूल बनाए हैं। सबसे पहले, स्टूडेंट की कितनी अटेंडेंस चल रही है, आप एक डैशबोर्ड बनाओ। हर हफ्ते या हर महीने स्टूडेंट को ना उनकी अटेंडेंस की अपडेट दो, पोर्टल पे डालो, नोटिस बोर्ड पे चिपकाओ। स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि उसकी अटेंडेंस कम चल रही है। और जैसे ही अटेंडेंस शॉर्ट होने लगे, स्टूडेंट के गार्डियन को, जैसे माता पिता को या फिर जो भी उनके अपने हैं, उनको नोटिस भेजो ताकि उन्हें पहले से पता चल जाए कि बच्चे की अटेंडेंस कम चल रही है और डिबार किया जा सकता है। तो पहली चीज, रेगुलर अपडेट दो, ट्रांसपेरेंसी लेके आओ। दूसरा है काउंसलिंग एंड सपोर्ट प्रोवाइड करो। काउंसलिंग एंड सपोर्ट प्रोवाइड करो। स्टूडेंट को बुलाओ, बच्चे से पूछो बेटा क्या प्रॉब्लम है, अटेंडेंस कम क्यों है, क्या आपको कोई मेडिकली दिक्कत है, कोई मेंटल हेल्थ का इशू है, बच्चा शेयर करो। फैमिली में ऐसा तो नहीं कोई बीमार हो गया है, तो आप इन सब का रिकॉर्ड रखो, काउंसलिंग प्रोवाइड करो बच्चे को। फिर नेक्स्ट है रिमीडियल मेजर्स। रिमीडियल मेजर्स में आता है बच्चे को मौका दो कि बेटा आपकी अटेंडेंस शॉर्ट चल रही है, दिक्कत हो जाएगी, आपको अटेंडेंस एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी है क्या? अगर आप एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, आप घर से असाइनमेंट्स पूरा कर दो ताकि आपकी अटेंडेंस थोड़ा ठीक हो जाए। तो इस प्रकार से ना रिमीडियल जो मेजर्स हैं वो लेने चाहिए। जो गरीब स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प की जाए। तो ये सब चीजें जरूरी है। नेक्स्ट है फाइनल नोटिस। अगर देखो इन सब के बाद भी स्टूडेंट बेचारा अटेंडेंस पूरी नहीं कर पा रहा है, तो उसको ना डिबार करने से पहले, उसको साल बर्बाद करने से पहले उसको एक फाइनल नोटिस दो। उसको बताओ क्लियरली, उसकी बात सुनने का मौका दो कि बेटा ये सब किया फिर भी आप अटेंडेंस पूरी नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे तो आपका साल खराब हो जाएगा, आपको कुछ बोलना है इस बारे में। तो उसको अपॉर्चुनिटी दो, उसकी बात सुनो तो सही वो क्या कहना चाहता है। तो ये नेचुरल जस्टिस का कोर प्रिंसिपल है, समझ गए? तो ये सारी बातें दिल्ली हाई कोर्ट ने बोली, बहुत ही अच्छा डिसीजन है। सैल्यूट है दिल्ली हाई कोर्ट को, इतना बढ़िया डिसीजन दिया। कोर्ट कभी कभी तो अच्छे जजमेंट्स देती है। तो देखो कुल मिला के इस जजमेंट से क्या हुआ, कल्चरल चेंज। अब यूनिवर्सिटीज को देखो स्पोर्टिव इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा। पहले वो पुलिस की तरह काम करती थी, लेकिन अब वो मेंटर की तरह काम करेगी दिल्ली हाई कोर्ट की इस जजमेंट के बाद में। हर यूनिवर्सिटी में देखो इफेक्टिव ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी होनी चाहिए जिसमें स्टूडेंट का भी रिप्रेजेंटेशन हो। और पढ़ाने का तरीका बदलेगा, मतलब देखो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग जैसे इंटर्नशिप और रिसर्च, इन सबको वैल्यू मिलेगी। अटेंडेंस का मतलब देखो सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया पर भी सीधा सीधा प्रेशर है कि वो अपने रूल नंबर 12 को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की स्पिरिट के हिसाब से बदले। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, हमारा सिस्टम कैसे चल रहा है। आप एक बात बताओ, कोई बच्चा है अटेंडेंस पूरा करने के चक्कर में फिजिकली क्लास में आ रहा है, लेकिन वो मेंटली इन्वॉल्व ही नहीं है क्लास में, उसे मजा ही नहीं आ रहा है, तो क्या फायदा? मुझे याद है शायद 6ठी-7वीं की बात है, एक टीचर थे हमारे वहां पे, शेर सिंह सर थे, हिंदी पढ़ाते थे यार, बहुत जबरदस्त टीचर थे। मतलब आज भी उनकी बातें बहुत याद आती है। एक बार क्या हुआ, एक बार ना जैसे बैठे थे सारे बच्चे और मेरे पीछे ना एक दोस्त था। अब वो दोस्त क्या करते हैं, क्लास चल रही होती है, वो पीछे से छेड़खानी करते हैं ना, शर्ट खींच देंगे, शर्ट के पीछे कुछ लगा दिया, तो वो मेरे साथ ना ऐसा ही कर रहा था। तो ना वो सर जो हैं इतने बढ़िया थे, उन्होंने मेरे से बोला, सुमित बेटा क्या प्रॉब्लम है, क्या मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, आपको मज़ा नहीं आ रहा है? तो फिर ना उन्होंने बोला कि देखो मैं मेरी क्लास में अगर बच्चों का इंटरेस्ट नहीं जगा पा रहा हूँ ना, तो इसका मतलब प्रॉब्लम बच्चे में नहीं है, वो प्रॉब्लम मेरे अंदर ही है। वो प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है कि मैं क्लास के अंदर बच्चों का इंटरेस्ट ही नहीं जगा पा रहा हूं। तो ऐसे टीचर थे वो। तो बात सिर्फ देखो वही है, अटेंडेंस। अटेंडेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि फिजिकली बच्चा आ गया बस काम चल गया। बच्चा क्लास के अंदर इन्वॉल्व रहे, मजा आए, ऐसी पेडागोजी होनी चाहिए, इस प्रकार से बच्चों को समझ में आना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इंडिया भूटान रिलेशंस से संबंधित है। इंडिया भूटान रिलेशंस आपने सिलेबस में जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो आज 11 नवंबर है
और भूटान के चौथे राजा जिनका नाम है K4 जिग्मे सिंगे वांगचुक। ये 70 साल के हो गए हैं, इनका 70वां जन्म दिवस। ये है K4। अभी जो राजा रूल कर रहे हैं ना वो है K5। ये जो यंग आपको दिख रहे हैं ना, इनका नाम क्या है? इनका नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। और जो इनके पिताजी हैं ये हैं K4। इनका क्या नाम है? इनका नाम है जिग्मे सिंगे वांगचुक। तो इनका 70वां जन्म दिवस है। भूटान में बहुत बड़ा सेलिब्रेशन इस मौके पे होने जा रहा है, क्योंकि जो ये देखो K4 है ना, मतलब अभी जो राजा हैं इनके पिताजी K4, इनकी ना बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है भूटान में। इनको तो बल्कि बोधिसत्वा किंग कहा जाता है। सोचो, एक राजा को बोधिसत्वा का दर्जा दिया जा रहा है, मतलब जैसे बुद्धा का रूप हो। तो क्वेश्चन उठता है, ये जो K4 हैं इनको इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट क्यों दी जाती है? K4 को इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट क्यों दी जाती है? क्योंकि देखो ये ना बहुत छोटी उम्र में राजा बन गए थे, सिर्फ 17 साल की उम्र में, 1972 में, और इन्होंने रूल किया 2006 तक। आर्टिकल कहता है कि लिटरली इन्होंने ना भूटान को मॉडर्नाइज किया और 21वीं सेंचुरी में बढ़िया तरीके से ये भूटान को लेके आए। एक पॉइंट जो दिया नहीं गया आर्टिकल में, लेकिन मैं आपको बताता हूं। पूरी दुनिया देखो जब जीडीपी चिल्ला रही थी ना, तो K4 ने, भूटान के किंग 4 ने एक कंसेप्ट दिया था ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस वाला। मतलब आप ये मत देखो कि देश में कितनी एक्टिविटीज हुई, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आप ये देखो देश खुश कितना है। देश की तरक्की पैसों से नहीं, देश की तरक्की लोगों की खुशी से नापी जाएगी। तो इन्होंने ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस मेजर करने को कहा, जिसके 4 पिलर होते हैं। सबसे पहले गुड गवर्नेंस, दूसरे नंबर पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तीसरे नंबर पे कल्चर को कितना प्रिजर्व किया जा रहा है, और चौथे नंबर पे इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। 4 पिलर्स ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस के। ये कंसेप्ट यही लेके आए थे K4। आप ये एथिक्स में यूज कर सकते हो, गवर्नेंस में भी यूज कर सकते हो। और 2006 में उन्होंने क्या किया? K4 ने 2006 में ना उन्होंने देखो अपनी पावर, अपना ताज छोड़ दिया। किसके लिए? अपने बेटे के लिए। ये साइड में जो है लेफ्ट में ये है K5, जिनका नाम मैंने आपको क्या बताया? किंग 5 का नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। तो इनके लिए छोड़ दिया और भूटान को डेमोक्रेसी के लिए तैयार किया। फाइनली 2008 में भूटान में पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ। तो ये है किंग 4 की लिगेसी, K4 की लिगेसी। तो अब बड़ा सेलिब्रेशन होने जा रहा है जब इनका 70वां जन्म दिवस है। इस मौके पे चीफ गेस्ट के रूप में जानते हो कौन जा रहा है? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी। तो पीएम मोदी का वहां पे जाना सिर्फ देखो ये फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग भी है। सिग्नलिंग क्या है? देखो 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ली थी ना, तो उस समय जानते हो प्रधानमंत्री मोदी की पहली फॉरेन विजिट कहां पे थी? यूएस नहीं, चाइना नहीं, भूटान। क्योंकि देखो उनकी पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट की, पड़ोसी पहले। मोदी जी का वहां पे जाना भूटान के लोगों को एक संदेश है कि हम आपकी खुशी में शामिल हैं। तो ये है पीपल टू पीपल कनेक्ट। तो इस दोस्ती की जो नींव थी, इंडिया भूटान की दोस्ती की जो नींव थी, बहुत मजबूत की थी K4 ने, किंग 4 ने। किंग 4 को देखो एक चीज का पता था, किंग 4 को एक चीज बिल्कुल क्लियर थी कि भूटान को अगर कोई खतरा है तो वो साउथ से नहीं है, इंडिया से नहीं है, वो खतरा नॉर्थ से है, मतलब चाइना से है। याद करो वो दिन 1950s में चाइना ने क्या किया था? तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। तो भूटान ने वो सारी चीजें देखी थी, उन्हें पता था कि उनकी सिक्योरिटी इंडिया के साथ जुड़कर ही सेफ है। तो K4 ने क्या किया? K4 ने देखो इस रिश्ते को और ज्यादा मजबूत बनाया। उन्होंने BRO को एंट्री दे दी भूटान में। BRO मतलब बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, भारत की एक ऑर्गेनाइजेशन है। K4 ने ना BRO को भूटान में इनवाइट किया कि आओ आप हमारे देश में रोड्स बनाओ। आज भूटान में जो बढ़िया बढ़िया सड़कें हैं ना, बहुत डिफिकल्ट लोकेशंस पे, तो वो BRO की देन है। लेकिन अब तो देखो भूटान की खुद की जो फर्म्स हैं वो ये काम कर रही हैं। तो ये है सच्ची दोस्ती। हमने भूटान की फर्म्स की कैपेसिटी बिल्ड की है कि वो आज बढ़िया सड़कें बना सकें।
फिर राइटर बात करते हैं हाइड्रो पावर डिप्लोमेसी की। ये देखो इंडिया भूटान रिश्ते का ना सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है हाइड्रो पावर डिप्लोमेसी। भूटान देखो एक पहाड़ी देश है, माउंटेन्स बहुत ज़्यादा हैं, नदियाँ बहुत हैं और नदियों में पानी का फ्लो भी बहुत तेज है माउंटेन्स के कारण। मतलब हाइड्रो पावर यानी पानी से बिजली बनाने का जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है। तो K4 उनका विजन क्या था? किंग 4 का विजन ये था, उन्होंने इंडिया को पार्टनर बनाया। आप हमें टेक्नोलॉजी दो, पैसा दो, हम बिजली बनाएंगे, खुद भी यूज करेंगे और एक्स्ट्रा बिजली जो बच जाएगी वो आपको बेचेंगे। तो भूटान की इकोनॉमी का जो एक बड़ा हिस्सा है ना, वो इसी हाइड्रो पावर से चलता है, इसी हाइड्रो पावर से चलता है और भूटान हाइड्रो पावर इंडिया को सेल भी करता है। इवन देखो अभी प्रधानमंत्री मोदी जो सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए जा रही हैं ना, वो देखो वहां पे प्रधानमंत्री मोदी K5 के साथ मिलके एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का इनाग्रेशन करेंगे जिसका नाम है पुनसांगछू। ये देखो पुनातसांगछू सेकंड, थोड़ा भूटानीज नाम है लेकिन आप पढ़ सकते हो। 1020 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा ये प्रोजेक्ट, तो इसका इनाग्रेशन है। तो ये जो मॉडल है ना पूरा कैसे काम करता है, देखो पहले ना ये मॉडल G2G हुआ करता था। G2G मतलब इंडिया ने प्रोजेक्ट के लिए शुरू में पैसा दे दिया भूटान को कि ये प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, इसके लिए हम आपको पैसा देते हैं या हम ही ये प्रोजेक्ट बनवा देते हैं। तो भूटान में प्रोजेक्ट बनता, फिर प्रोजेक्ट से जो बिजली बनती उस बिजली को भूटान इंडिया को बेच देता। तो इसी सेल से जो पैसा आया भूटान ने धीरे धीरे उस पैसों की सहायता से इंडिया का लोन चुका दिया। शुरुआत में इंडिया ने जो पैसे दिए थे, तो पहले पूरा मॉडल ऐसे काम करता था। शुरुआत में इंडिया ने पैसे दिए, उस पैसे की सहायता से प्रोजेक्ट बना, प्रोजेक्ट में जो बिजली बनी भूटान ने वो बिजली इंडिया को बेच दी, लोन चुक गया। मतलब जो पैसे इंडिया ने पहले भूटान को दिए थे वो लोन खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि भूटान ने प्रोजेक्ट की सहायता से जो बिजली बनाई वो इंडिया को ही बेच दी। तो पहले ये विन विन मॉडल हुआ करता था। लेकिन देखो अब मॉडल बदल रहे हैं। आर्टिकल एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड बताता है कि अब इंडिया और भूटान ना G2G से आगे जाके काम कर रहे हैं। तो अब तो इंडिया के जो फर्म्स हैं जैसे टाटा पावर है, अदानी पावर है, ये इंडिया की प्राइवेट कंपनीज अब भूटानीज कंपनीज के साथ में मिलके वहां पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स डेवलप करेंगी। तो ये बड़ा शिफ्ट है। पहले गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट काम होता था, अब बिजनेस टू बिजनेस काम हो रहा है, आप कह सकते हो कंपनीज टू कंपनीज काम हो रहा है, ऐसा काम हो रहा है। तो शिफ्ट है, ट्रस्ट का ही नतीजा है। अब मैं आपको देखो भूटान और इंडिया के रिश्ते का ना सबसे इंपॉर्टेंट एक और पिलर बताता हूं। वो पिलर क्या है? सिक्योरिटी। मतलब देखो आज भी जो K5 है ना, जो अभी के किंग हैं, वो अपने पिताजी से यानी K4 से सिक्योरिटी संबंधित मैटर्स पर सलाह लेते हैं। क्योंकि देखो K4 को ना पुराने किंग को इंडिया की समझ तो थी ही, वो चाइना के बारे में भी जानते थे, उन्हें कम्युनिस्ट चाइना की गहरी समझ थी। भूटान और चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट है। आपको याद होगा डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था 2017 में। डोकलाम ना एक ट्राई जंक्शन है इंडिया, भूटान और चाइना के बीच में, और चाइना वहां पे रोड बना रहा था। तो फ्रेंडशिप ट्रीटी के अनुसार भूटान की सिक्योरिटी की गारंटी इंडिया ने दी है। तो भूटान के एरिया पर चाइना रोड बना रहा था, भूटान ने इंडिया को बोला, इंडिया की आर्मी वहां पे चाइना के आर्मी के सामने खड़ी हो गई और बोला कि आप रोड क्यों बना रहे हो, ये भूटान का एरिया है। 73 डेज तक दोनों देशों की आर्मी आमने सामने रही। यह दिखाता है कि भूटान की सिक्योरिटी इंडिया की सिक्योरिटी के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे भी आगे जाके एक ऑपरेशन हुआ था 2003 में, ऑपरेशन ऑल क्लियर। क्या हुआ था? देखो 1990s में नॉर्थ ईस्ट में ना कुछ इंसर्जेंट ग्रुप्स काफी एक्टिव थे। जैसे देखो उल्फा मान लीजिए, उल्फा मतलब यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। NDFB मान लीजिए, NDFB मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, असम का एक एरिया है बोडोलैंड। तो ये जो इंसर्जेंट ग्रुप्स थे बहुत एक्टिव थे। ये क्या करते? भारत में भारत के सोल्जर्स पे हमला करते और तुरंत भाग जाते बॉर्डर क्रॉस करके भूटान में। तो गलत तो हो रहा था। तो इंडिया ने भूटान से रिक्वेस्ट की, उस समय किंग 4 थे, 2003 की बात है, कि प्लीज आप उन्हें खदेड़ दीजिए भारत की साइड।
पहले तो देखो K4 ने ना उन इंसर्जेंट ग्रुप्स को शांति से बोला कि आप हमारे देश को छोड़ के चले जाइए, लेकिन उन इंसर्जेंट ग्रुप्स ने बात नहीं मानी। तो फिर 2003 में ना ये किंग 4 जो थे ना, इन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन ऑल क्लियर। ऑपरेशन ऑल क्लियर मतलब जो रॉयल भूटानीज आर्मी थी ना, इनको आदेश दिया गया कि सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स को ना खदेड़ दो, भगा दो भूटान की धरती से। तो उस समय जो किंग थे K4, उन्होंने खुद मिलिट्री की यूनिफॉर्म पहनी और बैटल ग्राउंड में आ गए इंसर्जेंट ग्रुप्स को खदेड़ने के लिए। सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स को खदेड़ दिया गया और जैसे ही वो इंडिया की साइड आए, वहां आर्मी पहले से इंतजार कर रही थी, आर्मी ने पकड़ लिया उनको। तो उस समय फिर देखो, जो ये इस पूरे ऑपरेशन को K4 ने ना पर्सनली लीड किया था। तो ऑपरेशन ऑल क्लियर ने ना नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी की कमर तोड़ दी थी। तो इंडिया हमेशा ग्रेटफुल रहेगा K4 के प्रति, इस दोस्ती के प्रति जिसने नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी खत्म करने में मदद की। तो प्रधानमंत्री मोदी की जो प्रेजेंस है थिम्पू में, ये इंडिया और भूटान की दोस्ती को और ज्यादा मजबूत बनाती है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 30वीं मीटिंग से संबंधित है और साउथ एशिया क्या चाहता है इससे। आपने सिलेबस में GS पेपर 3 के इन दोनों टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, जब भी हम कोप के बारे में सुनते हैं ना, कोप के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? यह आता है कि बड़े बड़े देश, बड़े बड़े लीडर्स ऐसे प्रोमिस करते हैं जो कभी पूरे नहीं होते, और डिस्कशन बहुत होती है जब भी हम कोप के बारे में सुनते हैं, लेकिन वो डिस्कशंस पूरी नहीं होती। समझ गए? तो कोप का मतलब क्या है? कोप का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये देखो, यूनाइटेड नेशंस की ना क्लाइमेट चेंज पर सबसे बड़ी एनुअल मीटिंग है। सिंपल भाषा में ये क्लाइमेट चेंज का ना पार्लियामेंट है। क्लाइमेट चेंज का पार्लियामेंट है जहां पे दुनिया भर के देश मिलते हैं। और कुछ बच्चे पूछेंगे, सर पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट जिसका जिक्र अक्सर होता है वो क्या है? देखो, जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 21वीं मीटिंग हुई थी ना, 21वीं एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें एक हिस्टोरिक समझौता हुआ था। उसी हिस्टोरिक समझौते को बोलते हैं पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट। इस पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में ना सब देशों ने मिलकर डिसाइड किया था कि हम ग्लोबल टेम्परेचर को ना 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ने नहीं देंगे। ये हमारी लक्ष्मण रेखा है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, आर्टिकल कहता है कि इस पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट को हुए 10 साल हो चुके हैं, लेकिन जो क्लाइमेट चेंज संबंधित जो क्राइसिस है ना, बल्कि और ज्यादा बढ़े हैं, कम नहीं हुए हैं। 10 सालों में संकट बल्कि बढ़ा है। और माहौल देखो, अब तो बल्कि और भी ज्यादा खराब है। माहौल क्यों खराब है? देखो, सिंपल सी बात है, देश एक दूसरे से आज के समय में बात नहीं करना चाहते। मल्टीलेटरलिज्म खतरे में है। विभिन्न देशों ने पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में जो वादे किए थे, वो देश उनसे पीछे हट रहे हैं। सब देश अपना अपना देख रहे हैं, अपने अपने ट्रेड को प्रोटेक्ट करने में लगे हैं। तो मतलब ग्लोबल ऑर्डर, ग्लोबल माहौल जो है वो खराब है पहले से भी ज्यादा। आर्टिकल एक बहुत बड़ी बात बोलता है कि यूएस ने फिर से पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट से हटने का निर्णय लिया है। अब यूएसए जैसा बड़ा देश पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट का पार्ट नहीं होगा, तो कैसे इस एग्रीमेंट को हम सफल बना सकते हैं? आप सोच के देखिए, एक क्रिकेट टीम में है और आपका कैप्टन ही मैच बीच में छोड़ दे और ये बोल दे मैं नहीं खेल रहा, तो टीम के मोराल का क्या होगा? ठीक वही हुआ है जब यूएसए ने ये बोला कि हम अब इस एग्रीमेंट को नहीं मानते। क्योंकि देखो, यूएसए ही तो भैया इतना ज्यादा एमिशन करता है, तो जो सबसे बड़ा एमिटर है वो ही कह रहा है कि हम इस एग्रीमेंट को नहीं मानते, तो कैसे हम क्लाइमेट चेंज से निपटेंगे? समझ गए? लेकिन देखो, राइटर ना एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट देते हैं। राइटर बोलते हैं, देखो, एक के जाने से दुनिया नहीं रुकती। यूएसए के जाने से अगर हम ये सोचें कि अब कोई भी नहीं माने क्लाइमेट चेंज क्राइसिस को और कोई भी सीरियस ना हो, तो ऐसे तो देखो दुनिया नहीं चलेगी। तो लीडरशिप देगा कौन? अगर यूएसए नहीं तो लीडरशिप कौन देगा? तो राइटर अब साउथ एशिया की बात करते हैं। साउथ एशिया के पास में लीडरशिप पोटेंशियल है। साउथ एशिया जहां पे देखो 2 बिलियन लोग रहते हैं, 200 करोड़, सबसे ज्यादा क्लाइमेट रिस्क पर है। और ये हमारे लिए, क्लाइमेट चेंज हमारे लिए एक एकेडमिक डिस्कशन नहीं है, ये हमारे लिए सर्वाइवल का सवाल है। क्योंकि आप देखोगे, देखो साउथ एशिया में ना सॉरी, बहुत पोल्यूशन है यार।
पोल्यूशन वाला आर्टिकल डिस्कस करना था। पहली बार हमारे देश में ना क्या हुआ, प्रोटेस्ट हुआ संडे को, और मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा होगा। लोग सीरियस हो रहे हैं, मतलब सरकारों ने यार ग्रांटेड ले लिया है कि यार लोग तो बेवकूफ़ हैं, इनको कुछ लेना देना है नहीं पोल्यूशन से, है ना। मतलब चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, ये लोग मानते हैं कि ना, मतलब लोग तो लल्लू हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको मर्जी कितना पोल्यूशन में रहने दो। अरे भाई, टैक्स लेते हो तुम, कुछ तो ठीक करो यार, कम से कम कोशिश तो करो। मुझे तो इंटेंशन ही नहीं नजर आती सरकारों की, समझ गए। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज वाला आर्टिकल पे हम बात कर रहे थे। तो देखो, साउथ एशिया जो है, साउथ एशिया में ना मानसून फ्लड्स कहीं कहीं बहुत ज़्यादा आ रही हैं, जैसे पाकिस्तान में, असम में लैंडस्लाइड्स देख लीजिए आप, उत्तराखंड में, नेपाल में कितने ज़्यादा आ रहे हैं। हीट वेव्स देख लीजिए, इंडिया पाकिस्तान के कुछ इलाकों में टेम्परेचर जो है 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा चला जाता है। तो साउथ एशिया ने ये डिसाइड किया कि भैया इनएक्शन तो ऑप्शन नहीं है, हम सिर्फ विक्टिम बन के नहीं रहेंगे, हम लीडर बनेंगे। और ये आर्टिकल लिख कौन रहा है? ये आर्टिकल लिखा जा रहा है अरुणभा घोष के द्वारा। अरुणभा घोष जो है वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की ये 30वीं जो एनुअल कॉन्फ्रेंस हो रही है ना, ये स्पेशल एनवॉय हैं, स्पेशल दूत हैं साउथ एशिया के लिए। यानी ये ऑफिशियल वॉइस है, ये सिविल सोसाइटी और जो गवर्नमेंट्स हैं जैसे भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, सबसे बात करके पॉइंट्स लिख रहे हैं। तो 4-5 बड़ी सबसे मांगे जो कि हैं साउथ एशिया की, वो हैं, वो क्या हैं मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहले ना साउथ एशिया ने जो चीजें क्लियरली की हैं, सबसे पहली चीज ये है, हमें देखो वादे नहीं चाहिए, प्रोमिसेस नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक्शन, नीड एक्शन। क्योंकि देखो इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है, सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो है इंप्लीमेंटेशन। प्रॉब्लम यह है कि जो प्रोमिस किया जाता है और जो डिलीवर किया जाता है, दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप है। एक काउंसिल है, काउंसिल का नाम है CEEW, मतलब काउंसिल ऑन एनर्जी, इन्वायरमेंट एंड वाटर। तो इस काउंसिल की जो एक स्टडी है, वो स्टडी ये कहती है 2015 से लेके 2015 से लेके अभी तक 203 इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए। पता कितने सक्सेसफुल हुए? आपको हैरानी होगी, 203 में से सिर्फ 5% जो इनिशिएटिव्स हैं उन्होंने अपने गोल्स अचीव किए। तो इंप्लीमेंटेशन जरूरी है, एक्शन जरूरी है, सिर्फ प्रोमिसेस नहीं। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन देखो ये है, पूरे साउथ एशिया को ना G20 में, बिम्स्टेक में, ब्रिक्स में, सभी प्लेटफॉर्म्स पे साउथ एशिया को एक आवाज में बात करनी होगी। और जो ये क्लाइमेट एक्शन है ना, सिर्फ सरकार ना करे, क्लाइमेट एक्शन में ना लोकल कम्युनिटीज का, जो सब नेशनल गवर्नमेंट्स हैं जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स, Tier 3 जैसे हमारे देश में, और जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सबको रोल निभाना होगा क्लाइमेट एक्शन में, मतलब इंक्लूसिव गवर्नेंस होना चाहिए। और फिर 2 मस्त एग्जाम्पल दिए जाते हैं राइटर के द्वारा। पहला, जैसे इंडिया का ना एक इनिशिएटिव है CDRI, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। हम दूसरे देशों को इस इनिशिएटिव में सिखा रहे हैं कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ जो डिजास्टर झेल सके। ये इंडिया का इनिशिएटिव है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में एग्जाम्पल जरूर दीजिए। फिर देखो, एक और नेपाल का एग्जाम्पल है। नेपाल का एग्जाम्पल है सागरमाथा संवाद। मतलब नेपाल जो है वो माउंटेन्स यानी हिमालयाज की वल्नरेबिलिटी पे ना पूरे दुनिया का ध्यान खींच रहा है कि इस पे संवाद करो कि कैसे क्लाइमेट चेंज का हिमालयाज पे असर पड़ रहा है, संवाद करो। तो ये दोनों एग्जाम्पल राइटर के द्वारा दिए जाते हैं नॉलेज शेयरिंग से संबंधित, नॉलेज शेयरिंग। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट जो राइटर बोलते हैं, साउथ एशिया की क्या डिमांड है? प्रोमिसेस नहीं, एक्शन भी। दूसरा है एडेप्टेशन भी जरूरी है और मिटिगेशन भी जरूरी है। एडेप्टेशन और मिटिगेशन दोनों जरूरी है। देखो, मिटिगेशन का मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम की जड़ को काटना। CO2 एमिशन ज्यादा हो रहा है, इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो CO2 एमिशन को कम करना, मतलब एब्जॉर्ब करना, पेड़ लगाना, सोलर पैनल लगाना। तो ये मतलब है मिटिगेशन का, कि जो प्रॉब्लम है उसको काटो। एडेप्टेशन का मतलब क्या है? जो नुकसान हो चुका है उसे बचाना।
जैसे अगर फ्लड आ रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो इसे अडेप्ट करने के लिए फ्लड वाल बनाओ, फ्लड वाल बनाओ। गर्मी बढ़ गई है, बढ़ी हुई गर्मी से अडेप्ट करने के लिए हीट रेसिस्टेंट क्रॉप्स डेवलप करो, हीट रेसिस्टेंट क्रॉप्स डेवलप करो और उसे उगाओ। तो अडेप्टेशन में हम क्लाइमेट चेंज से अडेप्ट कर रहे हैं, उनके साथ जीना सीख रहे हैं। मिटिगेशन में हम CO2 की वजह से एमिशन हो रहा है तो उस प्रॉब्लम को काट रहे हैं। तो राइटर कहते हैं दोनों पे फोकस करना होगा। प्रॉब्लम यह है पूरी दुनिया ना मिटिगेशन पे फोकस करती है। अमीर देश कहते हैं CO2 कम करो, लेकिन साउथ एशिया कह रहा है बॉस CO2 कम करना फ्यूचर की बात है, लेकिन अभी तो हम मर रहे हैं ना, हमें एडेप्टेशन चाहिए, हमें क्लाइमेट चेंज के साथ में जीना है। तो क्लाइमेट चेंज से के साथ में हम जीना कैसे सीखेंगे? जब आप हमारी मदद करोगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक का डेटा यह कहता है कि 2100 तक नहीं, 2100 तक 2100 तक ना साउथ एशिया में साल के 200 दिन जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा। नेपाल में, सिक्किम में जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, इस वजह से ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, फ्लड काफी ज्यादा आ रहे हैं। मालदीव डूब रहा है, इंडिया में इतनी जबरदस्त हीट वेव आ रही है, श्रीलंका में ड्राई लैंड बढ़ रहा है, पानी की कमी हो रही है। तो मतलब हमें इन सब चीजों के साथ में जीना सीखना है। हमें ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन चाहिए, जीजीए, ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन, समझ रहे हो? रिच कंट्रीज कहते हैं एमिशन कम करो, एमिशन तो भैया कम करेंगे, लेकिन इसका फायदा तो फ्यूचर में होगा। अभी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसके नुकसान आ रहे हैं, उनके साथ में हमें जीना सीखना है, तो उसमें हमारी मदद करो। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है ट्रस्ट डेफिसिट से संबंधित। क्या है? ट्रस्ट डेफिसिट से संबंधित। ये पॉइंट देखो IR का है। अभी ना डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में ना बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज ने ना पहले जो वादे किए ना उनको पूरा नहीं किया। पहले बोला गया इतना इतना पैसा आपको देंगे, $100 बिलियन 2020 के बाद हर साल आपको देंगे, नहीं दिया गया। कुछ भी मदद नहीं दी गई है। टेक्नोलॉजी भी जो वादा किया गया था नहीं दिया गया है। अमीर देशों ने अपने वादे पूरे नहीं किए और अब USA ने पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट से एग्जिट भी मार दिया, तो इससे ट्रस्ट टूट गया है। ये बात है। सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सॉल्यूशन ये हो सकता है कि डेवलप कंट्रीज को ना अपने वादे पूरे करने होंगे, पिछला हिसाब क्लियर करना होगा और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के लिए ना नए एम्बिशियस टारगेट्स रखने होंगे, ताकि टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ने से रोका जा सके। अब जिस प्रकार से विभिन्न देश चल रहे हैं ना, इस हिसाब से तो हम धरती को रोक नहीं सकते कि एवरेज टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना बढ़े। समझ गए? तो ये तीसरा पॉइंट है ट्रस्ट डेफिसिट का। अब आता है इसके बाद चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट है पैसा अगर आप दे भी रहे हो ना, तो देखो सही से दो। आर्टिकल कहता है 4 तरह के फाइनेंस होने चाहिए। सबसे पहले प्रेडिक्टेबल, ऐसा नहीं कि एक साल दिया अगले साल नहीं दिया, हमें पता हो कि हर साल कितना मिलेगा। प्रेडिक्टेबल फाइनेंस मिलना चाहिए डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ से डेवलपिंग कंट्रीज को। दूसरा एडिक्वेट, जितना जरूरत है उतना दो, ऐसा नहीं $100 की जरूरत है और $1 दे दिया और बोला कि कुछ तो दिया है, नहीं। तीसरा है एक्सेसिबल, पैसा लेने के लिए फॉर्म भरवा देते हैं लेकिन पैसा आने में 5 साल लग जाते हैं। तो पैसा जल्दी आना चाहिए, इजी आना चाहिए। फिर चौथा है नॉन डेट इंड्यूसिंग। नॉन डेट ये सबसे क्रिटिकल है। पैसा ना आप ग्रांट के रूप में दो, लोन के रूप में मत दो। ऐसा नहीं कि डेवलपिंग कंट्रीज को ना पैसा दे दें और बोल दें कि ये लोन है हम आपको वापस देंगे। नहीं भैया, ग्रांट के रूप में दो, वापस मांगो मत। तो 4 पॉइंट है कि फाइनेंस कैसा होना चाहिए, प्रेडिक्टेबल होना चाहिए, बता दो कितना दोगे, एडुकेट होना चाहिए, जितना जरूरत है उतना दो, एक्सेसिबल होना चाहिए, जल्दी आए, इजिली आए, इतने सारे फॉर्म मत भरवाओ, और नेक्स्ट नॉन डेट होना चाहिए, ग्रांट की फॉर्म में होना चाहिए, ना कि लोन की फॉर्म में। समझ गए? तो आर्टिकल ये बोलता है, 5वां पॉइंट अभी आता है। 5वां पॉइंट क्या है? 5वां पॉइंट है सबका साथ सबका विकास। एक ने बोला कि सबका साथ सबका विकास सर एक ये पॉलिटिकल पार्टी का नारा है। अरे नहीं यार, मतलब समझाने के लिए बीच बीच में कीवर्ड्स अगर हम यूज कर लें तो उसका मतलब ये नहीं कि वो किसी एक का नारा है। समझ गए? तो 5वां पॉइंट क्या है? 5वां पॉइंट है नॉन स्टेट एक्टर्स का रोल। देखो ये लड़ाई सिर्फ सरकारों की नहीं है, नॉन स्टेट एक्टर्स
को ना इसमें अपनी भूमिका निभानी होगी। जैसे मैंने आपको बताया है, यूथ ने पहली बार दिल्ली में प्रोटेस्ट किया प्रदूषण के खिलाफ, बहुत अच्छा लगा। बिजनेसेस हैं, प्राइवेट सेक्टर है, सब नेशनल एंटिटीज जैसे स्टेट गवर्नमेंट, टीयर 3 पंचायत, सबको मिलकर काम करना होगा, तब जाके क्लाइमेट चेंज से हम निपट सकते हैं। फिर देखो यहां पे ना लास्ट में एक बात बोली जाती है, पहले जो वादे किए गए थे वो तो देखो पूरे नहीं हुए, लेकिन अब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 30वीं एनुअल कॉन्फ्रेंस होगी ब्राजील में, तो वादों का टाइम अब देखो खत्म हो गया है, अब डिलीवरी का टाइम है। तो म्यूचुअल क्लैरिटी देनी होगी डेवलप कंट्रीज को कि क्या जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, सबका सहयोग जरूरी है। ऐसा नहीं सोचे कोई देश कि मैं ही क्यों करूं, और मिलकर वादों को जमीन पे उतारना होगा, तब जाके हम क्लाइमेट चेंज से निपट सकते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। लास्ट में क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है 250 वर्ड्स में और 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। इंडिया भूटान रिलेशन से संबंधित ये क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।